बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका का शहदाए अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर भी ब्रीफिंग दी गई। दूसरी जानिब गवर्नर्स और बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। वफ्द गवर्नर से मुतल्लिक तकनीकी मुआवनत पर पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी की हर जो सूरत है उसको किसी भी कीमत पर ख़त्म किया जाएगा। देखिए, जो अलामिया है आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वो बहुत अहम है। एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि दहशत गर्दों के सहूलतकार जी, हर किस्म की सहूलतकार, चाहे उन्हें असला दे रहे हों, यकीनन स्मगलिंग कर रहे हैं उनके साथ, हर किस्म के सहूलतकार और हामियों के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बलूचिस्तान में किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक है, हाँ, टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर। फिर उसके बाद जो है वो मुल्की अमन और सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले एहलकारों और शहरियों को खराज अकीदत पेश किया हूँ। सारी कौम पेश करती है। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का जायज़ा लिया गया और फोरम ने हर कीमत पर दहशत गर्दी को ख़त्म करने की बात की। अच्छा, और उसमें फिर जो है वो दहशत गर्दों की माली मावनत करने वाले गैर कानूनी माशी सरगर्मियों को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। अच्छा, भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई है दोबारा, और भारतीय मकबूजा कश्मीर के हक़ के ख़ुद इरादियत की जदोजहद की हमायत की है। तो ये बड़ी अहम बात है। मतलब है कि अहम इस सेंस में है कि ये ज़ाहिर है कि अलामिया से ज़्यादा डिस्कशंस हुए होंगे वहाँ पे, यकीनन हमेशा होते हैं। और उसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के दायरा कार के तहत अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पे तेज़ और मौसर निफाज की ज़रूरत पर जोर दिया गया और रियासती अदारे आइन के दायरे में रहते हुए कानून पे पूरी इस्तेकामत से अमल दरामद करेंगे। और उसमें फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत कायम शुदा ज़िले राब्ता कमेटियों के आगाज़ को भी सराहा गया है। और फिर दोबारा इसमें नेशनल एक्शन प्लान का बहुत दफ़ा जिक्र आया कि उसको वो जो यानी आप कहें कि जो बुनियादी नुक्ता है वो नेशनल एक्शन प्लान है, चाहे वो 2014 का लें या वो 2021 का लें या उसमें मज़ीद अमेंड कर लें। मतलब उसमें अमेंड से मुराद ये कि उसमें कोई चीज़ निकाली तो नहीं जा सकती, उसमें ऐड कर लें जो हालात के लिहाज से मुनासिब समझें। और फिर उसमें जो है वो ये जो एक बयान का हिस्सा है आर्मी चीफ के बयान का, ये मतलब वैसे तो सारा मतलब एक हिस्सा जो है वो मुझसे ख़ास, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, और वो ये है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशत गर्दी की माली मावनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हुई हैं। असला आता है ना कहीं से, फंडिंग कहाँ से होती है? मतलब वो कहते हैं फॉलो द मनी। आप ये माशी दहशत गर्दी पे काबू पाएँ। आप देखें कि साथी जो जब ये हमेशा मैं बात करता हूँ कि 2014 का जो ऑपरेशन था वो इसीलिए कामयाब हो गया था कि एक साथ माशी दहशत गर्दी पे हाथ पड़ा था और उधर से दहशत गर्दों की वो सप्लाई ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद जो है तो ये दोबारा इसका जिक्र आया है और इसमें जो है वो फ़लस्तीन का जिक्र है, कश्मीर का जिक्र है और नेशनल एक्शन प्लान। हम नेशनल एक्शन प्लान को सिर्फ रख लेना अपने सामने तो ये आप समझें कि हमारे जितने इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं ना, उनमें से बेशतर या शायद सारे के सारे मसाइल ही उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। तो ये अच्छी बात है बहुत ज़्यादा। दूसरी अली अमीन गंडापुर की साहब की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई ये जो मतलब जहाँ मुज़ाकरात की ज़रूरत है मुज़ाकर देखें, जो हार्डकोर टेररिज्म हो रहा है उसकी उसमें भी एक दरमियान में ग्रे लाइन होती है ना, जो लोग सोच रहे होते हैं कि इधर जाएँ कि इधर जाएँ, तो फिर जो इधर जाने की बजाय आप उनको इधर ले आएँ खींच के, जो बिल्कुल इधर निकल चुके हैं उनको भी कोशिश करके वापस ले आएँ, जो किसी और एजेंडे पे हैं फिर उनको आप जिस तरह रियासत निपटती है उनसे उनको उस तरह निपटा जाए। तो उन्होंने भी आज ही बात की
कि अवाम जो हैं वो पाक फ़ौज और पुलिस के साथ और अपनी सिक्योरिटी अदारों के साथ खड़े हुए हैं और मुज़ाकरात की ज़रूरत पे जोर दिया। ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस तो मुज़ाकरात की बात करेगा ना, कोई भी पीपल्स पार्टी को भी मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून को भी, तहरीक और सारे जो शहरी हैं उनको भी पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो सारी कौम मुत्तहिद है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा आज अच्छी बात हमारे सामने आई है और उसके नतीजे में जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल एक डेवलप हो रही है उसको बेहतर बनाना चाहिए डायलॉग के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए, और सेपरेट करें उन लोगों को जिनके मुतालबात जायज़ हैं, उनको समझाया जाए और उसके बाद ऐसा कोई बड़ा मैस से मेरे ख्याल से ऑपरेशन का इसमें जिक्र भी नहीं है। इसमें यह कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं है, तो वो भी मुज़ाकरात और प्लस ये कि आप वो जो कि हमेशा कांस्टेंट चलता रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये सिक्योरिटी तो एक कांस्टेंट है, 24 घंटे, मतलब 24/7 हमेशा। ये कोई ऐसी नहीं होता कि वक्ती तौर पे आपने एक बिल्डिंग बना दी तो छोड़ दी। ये सिक्योरिटी, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, ये आपके पुलिस का सिस्टम, ये जो माशी दहशत गर्दी, स्मगलिंग, ये सारा एक ही, ये हमेशा चलता है काम, उसको चलना चाहिए। अच्छा, तो ये 2-3 बातें हैं। अब भुट्टो साहब की बरसी के ऊपर तकारीर कैसे होती हैं उसके हम मुंतज़िर हैं, और वहाँ सिंध के अंदर जो एक इस वक्त बेचैनी है उसको किस तरह से हल किया जाता है। ये जो नहरों के हवाले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, तो ये तो वफाकी हुकूमत का काम है। और वफाकी हुकूमत क्या इस अरेंजमेंट में ही मौजूद हैं, सारी शख्सियात तो जिन्होंने साइन किया है वो भी उधर हैं, वो भी उधर हैं, वो भी उन्होंने, तो ये इसको बैठ के उन लोगों को समझाएं तो सही कि भाई ये मतलब क्या है। मैं आपको बात बताऊँ, जब ये काला बाग, मैं उसके बाद फिर निकलता हूँ इससे, क्योंकि आलमी सतह पे बहुत संगीन मामलात हैं इस वक्त, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी बड़े इफ़ेक्ट्स होने जा रहे हैं। अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब जो वज़ीर आला सिंध थे, ये जब काला बाग डैम का सिलसिला शुरू हुआ ना, उस पर बहस का, तो एक मरहले पे अरबाब ग़ुलाम रहीम जो हैं वो इस्लामाबाद आए और उन्होंने यहाँ पे, ये बात चौधरी शहबाज साहब की नॉलेज में भी है, मुशर्रफ साहब की टीम में, तो उन्होंने इंतहाई संजीदगी से कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ काला बाग डैम पे, मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो खोड़ो ख़ानदान की तरह अपनी सियासत का खात्मा नहीं चाहता। तो खोड़ो फैमिली से मुराद, अब हिस्ट्री में जाएँ तो शायद 1 यूनिट की हमायत की थी, तो उनकी सियासत फिर कैसे हुई, ये जो बात है ये उन्होंने अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब ने इंतहाई संजीदगी से कही। उन्होंने कहा कि जी इस पे बहस होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करें या वहाँ कायल करें लोगों को, वहाँ लोग सड़कों पे हैं, वहाँ एक बात कुछ और हो रही है, हमें कुछ और कहनी। अब इसी तरह से मौजूदा अरेंजमेंट में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साइन की है, ज़रदारी साहब ने ज़ाहिर माने, सब कुछ हुआ है। अब उसको वहाँ पर जो है वो कुछ और बात हो रही है, यहाँ कुछ और हो रहा है मामला, तो इनको आपस में बैठ के तय करें मामलात को। और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो सिलसिला है उसको भी डायलॉग के ज़रिए हल करना चाहिए। जो KP के अंदर है वो भी आज अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी कॉन्फिडेंटली बताया कि जी वहाँ पर हम डायलॉग भी कर रहे हैं, और जहाँ पर डायलॉग, अब डायलॉग करना शुरू करें, जो डायलॉग पे नहीं आ रहा वो खुद ब खुद फिर आपको अंदाज़ा फ़ौरन हो जाता है कि कौन से लोग हैं जो डायलॉग चाहते ही नहीं हैं। जो डायलॉग से मुज़ाकरात हैं ना भाई, उनकी डिमांड्स में अगर कोई ऐसी बात हो कि वो नहीं पूरी होनी, फिर भी आप डायलॉग करें, क्योंकि आपको उस इंगेजमेंट से पता चलता है ना कि कौन सी बात वो क्या कह रहा है, किस तरह कह रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है मेरे ख्याल से कि नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र बार बार आ रहा है, और ये बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। आज ये मैसेज भी बड़ा जाना चाहिए, और इसके ऊपर अब अमल दरामद भी हमें होता नज़र आना चाहिए, और नज़र आएगा इंशाअल्लाह। पूरी दुआएं हमारी। और ये जो एक पूरा टूटती बिखरती एक उलट फुलट होती दुनिया है, जिसमें अचानक जो है वो ये जो लिबरेशन डे का ऐलान हो गया। अच्छा, ये 2 तारीख को अनाउंस किया उन्होंने, 2 अप्रैल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने, पहली 1 अप्रैल को नहीं कर दिया, वरना अप्रैल फुल दुनिया समझ के उसको जो है वो पता नहीं क्या समझती, लेकिन एक भूचाल आया हुआ है पूरी दुनिया में। और अच्छा, वक्त भी उन्होंने शाम का चुना, 4 बजे का टाइम चुना उन्होंने। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि उस दिन भी हमने कहा था कि रोज़ गार्डन जो है वहाँ पे वो 4 बजे करेंगे शाम को, ताकि सारे स्टॉक मार्केट्स वगैरह बंद हो जाएं, दुनिया की जो तबाही बर्बादियाँ आनी है वो अगले दिन पता चले उसका। तो वरना तो अगर सुबह करते वो 8 बजे, तो ये तो शाम तक तो पड़ा बैठ जाना। तो उन्होंने शाम को किया कि भाई जो कुछ होना है अब रात को सो जाओ, तो अगले दिन देखेंगे क्या हुआ। लेकिन ये है कि कल हम उसको तफसीलन डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बेस लाइन 10% थी, कुछ मुल्कों को छोड़ दिया, कुछ के ऊपर वो चले गए बहुत आगे। और ऐसे मुल्क जो कि बिल्कुल आप ये देखें ना, ये रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है, कोई रेसिप्रोकल नहीं है।
एक गरीब मुल्क के अंदर जो है वो कोई लोग बैठ के उन्होंने टेस्ला खरीदनी है। देखिए ना आप क्या मतलब क्या बात कर रहे हैं, वो टेस्ला गाड़ी खरीदेगा एक गरीब मुल्क का आदमी, या वो जो मजदूर हैं, या वो अमेरिका से जो है वो आईफोन, वो कोई टेक्सटाइल का काम कर रहा है, कोई गाड़ियाँ लोग बना रहे हैं, कोई और बेशुमार कोई अद्वियात तैयार कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आपने टैरिफ लगा दिए सारे, और आप रेसिप्रोकल ओ भाई, तो मतलब ये बहरहाल अब उसका नतीजा ये निकला है कि वो चाइना की तरफ से भी आज 34% टैरिफ्स जो हैं वो उसका जवाबी वार हुआ है। लेकिन इसके नतीजे में जो है ना वो ये सूरत हाल बिगाड़ की तरफ चली गई है। पहली बात तो इसमें ये हुई है कि स्टॉक मार्केट्स गिरी हैं अमेरिका की, और जो 2.5 ट्रिलियन 2.5 ट्रिलियन तो वॉश हो गया पैसा सिर्फ वॉल स्ट्रीट से। और वॉल स्ट्रीट जो है, अच्छा ये वॉल स्ट्रीट जो है हम सब नाम सुनते हैं वॉल स्ट्रीट का। वॉल स्ट्रीट जो है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क, लोअर मैनहट्टन फाइनेंशियल हब, पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब, इसलिए क्योंकि वो उसकी पूरी तारीख है वॉल स्ट्रीट की। और वहाँ पे जाहिर है कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और उस पर बड़ी कंपनीज, यानी यहाँ पर आपको ये जो 3 बड़ी कंपनी, बहुत जो लोग गए हैं मैं वॉल स्ट्रीट पे। अच्छा, इसको वॉल स्ट्रीट कहते इसलिए कि यहाँ पे एक दीवार होती थी, एक वॉल होती थी। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है वॉल स्ट्रीट की, मैं जल्दी से इसको ब्रीफली बता के आगे निकलते हैं। ये पहले जो न्यूयॉर्क है, इसका जो शहर न्यूयॉर्क है, इसका नाम था न्यू एम्स्टरडैम। ये पहले न्यू एम्स्टरडैम था, ये डच जो थे यहाँ पे हाकिम थे, तो ये शहर जो है ये न्यू एम्स्टरडैम कहलाता था। अच्छा, जब ये न्यू एम्स्टरडैम कहलाता था तो यहाँ पर जो वहाँ के लोकल नेटिव्स थे और बरतानिया, ठीक है, ये कॉलोनी था ना पूरा इलाका, तो इन्होंने जो डच आए तो इन्होंने अपना न्यू एम्स्टरडैम रख दिया। तो जब बरतानिया हमला करता था वो करते थे, तो दरमियान में इन्होंने एक मट्टी और लकड़ी की एक दीवार बना ली थी, तो उसको वो वॉल है, ठीक है। तो बरतानिया ने जब कब्जा किया उन्होंने इसका नाम तब्दील कर दिया शहर का, और न्यू एम्स्टरडैम से उन्होंने यॉर्क बरतानिया वाला, तो न्यू एम्स्टरडैम से न्यूयॉर्क रख दिया नाम इसका। लेकिन और वो दीवार भी तोड़ दी, लेकिन वो नाम उनका वॉल स्ट्रीट रहा, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये वो जब ये अमेरिका कॉलोनी था यूरोप की, तो उस ज़माने की ये नाम भी यादगार है। और उस वक्त फिर ये हुआ कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें से जो है ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि वॉल स्ट्रीट पे। अच्छा, वॉल स्ट्रीट पे जो है तो वहाँ पर तो ब्लड बैथ है ना, ब्लड बाथ बिल्कुल। वहाँ तो स्टॉक मार्केट गिरी बहुत बुरी तरह से, और वहाँ पर जो है वो उनके जो अगर हम उनका पूरा सिस्टम देखें तो उसमें हमें वहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड देखें तो स्टॉक मार्केट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, फिर नेस्डैक है, फिर उसमें ये है कि थोड़ा सा उनका सिस्टम इस तरह से है कि उसमें वो जो यानी जैसे कई तो कंपनीज रजिस्टर हैं, फिर उसके बाद जो है वो S&P 500 वहाँ पे, और स्टैंडर्ड पूर 500, नेस्डैक, डाउ जोन्स, तो ये सारी की सारी, और यहाँ पे बड़ी कंपनीज, दुनिया की बड़ी कंपनीज यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। और एप्पल देखें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, एनवीडिया, कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, बड़ी ब्रांड जो हैं पूरी दुनिया की। और उसके बाद फिर ये वहाँ पर सारी रजिस्टर हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये ब्लड बाथ हुआ वहाँ पे टोटल। और वो ब्लड बाथ इस तरह से हुआ कि उसके नतीजे में सारी की सारी जो हैं, अगर मैं सिर्फ ये फोर्थ स्लाइड दिखाऊं तो डाउ जोन्स जो है वो 1600 पॉइंट, S&P 500 पॉइंट, नेस्डैक जो है वर्स्ट फोर्थ स्लाइड। ये 2020 के बाद ये बयान हो रहा है कि जो कोविड के दौरान सूरत हाल थी, तो उस दौरान जो ब्लड बाथ हुआ था वो उसके बाद ये अब जो है ये यानी, और इससे पहले कोविड से पहले हुआ था ये 2008 में जब आलमी बहरान आया था, तो कंप्लीट।
और जो JP मॉर्गन है, JP मॉर्गन वैसे तो साहब थे, लेकिन उनके नाम से वो जो उनका JP मॉर्गन चेज जो है वो एक बैंक भी है बड़ा और वो सारा, तो उन्होंने उनकी, और वो 100 से ज़्यादा मुल्कों में कंसल्टेंसी भी, विदाउट गोइंग इन डिटेल, बहरहाल उनका कहना है कि 60% इस बात के इम्कानात हैं कि आलमी सतह पे रिसेशन आ रहा है। अच्छा, रिसेशन का मतलब है, ये मैं कोट कर रहा हूँ 5th रॉयटर्स को। अच्छा, स्टॉक मार्केट्स तो तबाह हुई ना, वो तो सारे गए। अच्छा, स्टॉक मार्केट ये है बेसिकली कि कंपनीज वहाँ अपने शेयर रख देती हैं, लोग ख़रीदते हैं शेयर, तो शेयर ख़रीद रहे हो तो मार्केट ऊपर जाती है, तो इसका मतलब है कि एक्टिव हो रहा है, जो है वो मईशत तेज़ है सादा से अल्फाज में। और अगर वो गिरे स्टॉक मार्केट तो लोगों का पैसा साफ़ हो गया और शेयर्स, कंपनी के शेयर्स गिर गए सारा। अच्छा, लेकिन ये जो रिसेशन है, ग्लोबल रिसेशन की जो बात की है JP मॉर्गन ने, 60% इस बात के इम्कानात हैं कि, यानी इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है, ये जो कहते हैं आलमी कसाद बाजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना इसको, तो आलमी कसाद बाजारी की तरफ, यानी मईशतें रुकने जा रही हैं, लोगों की क़ुव्वत इस्तात कम होती जा रही, ख़रीदारी, वो कितना ख़रीदना है, कितना एक्सपेंड करना है, सरमायाकारी स्लो होने जा रही है, ऑयल की प्राइस गिर गई, मतलब है कि सारी जो बेरोज़गारी बढ़ गई, मतलब काम सुस्त होने जा रहा है उसके नतीजे में। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो मैंने कल भी बात की थी, मिसाल के तौर पे किसी मुल्क से टेक्सटाइल जाता है अमेरिका, और बहुत ज़्यादा जाता है, यानी कपड़े बन के जाते हैं, जूते बन के जाते हैं, अब वो वहाँ कारखानों में काम हो रहा है, वहाँ पे कपड़े सिए जा रहे हैं। अब कहीं पर भी जाएं, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, जिन मुल्कों से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। अक्सर आपने सुना होगा कि वो दुकानों पे वो चीज़ दे रहे होते हैं, तो कहते हैं जी ये लोकल है, सारा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी का लफ्ज़ इसलिए एक्सपोर्ट करना है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये मतलब मकसद होता है कि ये वो है जो बाहर, अक्सर दुकानदार ये बात कहते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो अब यह है कि वो, इसका मतलब है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी, चूँकि एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, एक्सपोर्ट महंगा होगा बहुत ज़्यादा, ये टैरिफ लग जाएंगे उस पर, वो यहाँ से 100 रुपये की, 200 रुपये की उन्होंने चीज़ भेजी, और वो पहुँचते पहुँचते वहाँ पे वो 300 रुपये की हो गई टैक्स लगने के बाद। तो वो जो है वो टैरिफ्स लगने से मुल्कों के अंदर फिर प्रॉब्लम, तो वो बोझ किस पे डालेंगे? वो डालेंगे पीछे, कि भाई जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको कम करो, उनकी तनख्वाहें कम करो, ये करो, क्योंकि आगे हमने पैसा ज़्यादा देना है। तो पूरी दुनिया के अंदर वो एक कसाद बाजारी का, रिसेशन का ख़तरा पैदा हो गया है कि पूरी दुनिया की जो मईशत है वो गिर जाए। उसके साथ ही ये आप देखें कि ये पिछले चंद महीनों को आप अगर देखें, जो मैं बार बार एक कह रहा हूँ ना कि सिस्टम गिर रहे हैं, सिस्टम जा रहे हैं बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा तकरीबन ख़त्म हो गई, यानी उसकी सिक्योरिटी कौंसल, इजलास, आगे पीछे, वो पहले एक डिबेटिंग क्लब था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही फारिग हो गया कि वो गज़ा के अंदर कत्ले आम को नहीं रुकवा सका, वो जो है वो ये लेबनान में सीज़ फायर और जो भी कुछ हो रहा है उसको नहीं रुकवा सका, उससे पहले वो कश्मीर के मामला, उससे पहले यूक्रेन के मामला, उसके सारे आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो अक़वाम मुत्तहिदा आपको सवा एक डिबेटिंग क्लब के कुछ नज़र नहीं आ रहा, और वो भी उसकी हैसियत ख़त्म हो गई। अब वहाँ कोई तकरीरें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोबडी बॉदर। अमेरिका उसको बिल्कुल अमेरिका ने साइड पर कर दिया। ये वो मुल्क हैं जो, ये वो अदारे हैं जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बने थे, तो ये सारे फारिग हो गए। नेटो फारिग हो गया, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा फारिग हो गया, यूरोपीय यूनियन, अच्छा यूरोपीय यूनियन पहले तो फारिग हुई ना एज ए यूनियन कि उसको अमेरिका ने किया, लेकिन इसके आने के बाद एक और चीज़, एक और इस्तिलाह भी ख़त्म हो गई, और वो है ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन जो है, एक लफ्ज़ है ना ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन ये थी कि भाई दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हो गई है, ये इस्तेमाल तो इससे पहले भी होती थी, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये कम इस्तेमाल हुई। इसला पहले आ गई थी, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल हुई जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, यानी बर्लिन वॉर गिरी, तो उसके बाद ये हुआ कि दुनिया आपस में कनेक्ट होगी, और हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं। ऐसी ग्लोबलाइज्ड दुनिया में जहाँ पे एक दूसरे को कनेक्टिविटी जोड़ती है, मईशत जोड़ती है, एक दूसरे को आप, मतलब हम ग्लोबल दुनिया में ग्लोबलाइज्ड हैं हम, लेकिन टैरिफ्स नहीं है इधर से उधर। EU जो है, ये शेंगन, ये खुद एक ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है कि आप एक जगह पे रहते हैं लेकिन आप दूसरी जगह बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, शेंगन स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं, यूरो करेंसी आ गई, बहुत से मुल्कों में एक ही करेंसी। ये ग्लोबलाइजेशन का एक मॉडल आपको EU की शक्ल में नज़र आता है। अब उसमें WTO भी है, उसमें बहुत सा IMF है, ये सारा का सारा ढांचा जो है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ढांचा था, जिसमें आपने एक दूसरे के साथ माशी तौर पे
कहते थे ना जंग हो रही है तो यार ठीक है अपनी जगह, तो मीशत माशी मामला तो ठीक कर रखे ना, ये बात होती थी ना। अब पता चला पहले आपके टूटे सफारती ताल्लुकात, फिर टूटे आपके ये अस्करी इत्तेहाद नेटो जैसे, और फिर उसके बाद जो माशी ताल्लुकात थे WTO, अब WTO कहाँ गई, ठीक है ना, ग्लोबलाइजेशन कहाँ गई जब अब टैरिफ, और ये रेसिप्रोकल नहीं है, ये रेसिप्रोकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने कहीं 10%, कहीं 25%, कहीं 26%, कहीं 40%, कहीं मतलब उस हिसाब से तो आपने लगाया ही नहीं। अब आप एक ऐसे मुल्क पे जो कि गरीब मुल्क है, ठीक है ना, और वहाँ से कपड़े, जूते, कपड़े, अद्विया, जो मैंने पहले भी बात की, वो जो है उनकी जो एग्रीकल्चर का सामान है, बाकी खेतों में लोग लगे हुए मजदूर कर रहे हैं, मतलब उनको टेस्ला से क्या, आप टेस्ला खरीदोगे तो ये हम दाल खरीदेंगे, आपसे चावल खरीदेंगे, उनके पास मतलब ये कुछ अजीब किस्म की जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प, और आइसोलेशन में चले गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो आइसोलेशन में चले गए हैं, और सारी दुनिया से उन्होंने एक ही साथ पंगा ले लिया, और वो कहते हैं कि नहीं, इसके नतीजे में अमेरिका की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अमेरिका के अंदर खुद जो उनका रिसेशन देखें ना, उनके अपने स्टॉक मार्केट्स गिर गई हैं, और उनके अपने लोग क्या वो एक आईफोन जो खरीदते थे पहले वो खरीद सकते हैं? वो पहले आईफोन इसलिए खरीदते थे कि वो कहीं से किसी और मुल्क से बन के आता था। अब अमेरिका में अगर आईफोन बनता है तो क्या वो खरीद सकते हैं? अब वहाँ पर आएंगे, सामान कहाँ से आएगा? भाई सामान तो आपको बाहर से लाना है ना, तो वो बाहर से आएगा तो उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे। अच्छा, उसके बाद चाइना ने भी लगा दी, और ये अब एक तल्ख जो है, एक तल्खी की तरफ चला गया मामला। सैमसंग साउथ कोरिया का, आप सिर्फ यहाँ से मिसाल लें कि साउथ कोरिया का जो सैमसंग है वो जो है वो रास्ता तलाश कर रहा है, या जा रहा है, या बड़ी हद तक वो पहले उनकी तैयारी, उनके और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि वो सैमसंग साउथ कोरिया का चाइना की तरफ जा रहा है। यानी ये वो है साउथ कोरिया जिसका सैमसंग ब्रांड्स आलमी सतह पे, जिसके एंड्रॉयड जो हैं वो चैलेंज करते हैं आईफोन को। सैमसंग ही चैलेंज करता है ना भाई, बाकी बेशुमार जो दूसरी ब्रांड्स हैं उनको तो अमेरिका कहता है हमारे इत्तेहादी है तो चलो सैमसंग को ले आओ। लेकिन, और मैं यहाँ फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, ये 10 स्लाइड, सैमसंग जो है, और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी सो कॉल्ड था, लेकिन अब तो मुझे नहीं पता कि क्या स्ट्रेटजी होगी प्रेसिडेंट ट्रम्प की यहाँ पे इस खत्ते में, एशिया में या यूरोप में या बाकी जगहों पे। लेकिन ये है कि वो उनका जो सबसे करीबी उनका जो पार्टनर, वो अपना सैमसंग, वो अपना उनके चिप्स के पहले भी प्रॉब्लम चल रहे थे, जो भी चल रहे थे, लेकिन सैमसंग जो है वो, एक तो मेरे ख्याल से सैमसंग वालों ने ये भी शायद गलती की कि वो AI की तरफ नहीं गए, अनलाइक अदर के उन्होंने ये रिलाई किया कि भाई हम सारे ही जो AI के मॉडल्स हैं वो सारे हमारे पास आ जाएंगे, तो वो इस तरफ इनोवेशन की तरफ गया ही नहीं सैमसंग। तो देखते हैं बारा कि वो आगे किस तरह से वो चलते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे सूरत हाल बनी है यूरोप के अंदर, तो यूरोप के अंदर भी बहुत मुश्किल हो गया है सस्टेन करना उनके लिए, क्योंकि एक तरफ तो टैरिफ आयद हो गए हैं, दूसरी तरफ वो उन्होंने डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, रशिया के साथ उन्होंने कैसे ताल्लुकात रखना है। तीसरा जो मामला है वो बहुत ज़्यादा जो यूरोप के अंदर बड़ा कंसर्न पैदा हो गया है कि अब उनकी मार्केट जो हैं, और ये प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूरोप के बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि अब उनकी मार्केट्स में चाइना का जो सामान है वो फ्लड, क्योंकि देखें ना अब फ्रांस है, अच्छा इन्होंने अपने पाबंदियां वगैरह की हुई हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल, ये भी हो सकता है कि जो यूरोप की मंडियां हैं वहाँ पे चाइना का सामान ज़्यादा आ जाए, लेकिन फिर यूरोप का अपना क्या बनेगा, उनकी मार्केट्स का क्या बनेगा, और उनकी अपनी इंडस्ट्रीज का क्या बनेगा अगर सारा चाइना से। देखें ना, एक चीज़ अगर यूरोप में जो है वो बन रही है, देखें ना ऑटोमोबाइल्स और ये सारे, इसके ऊपर तो टैरिफ लगा दिए, तो अमेरिका की मार्केट के यहाँ अगर वो चीज़ बन रही है और फ़र्ज़ करें कि 100 रुपये की, और चाइना वहाँ से 40 रुपये की बना के भेज रहा है अमेरिका की बजाय वो यूरोप की मार्केट्स में, तो फिर उसके बाद यूरोप के अंदर लोग चाइना की तरफ जाएंगे खुद ब खुद। वहाँ पर आप नहीं रोक सकते इस मॉडल पे, क्योंकि वहाँ पर भी माशी तौर पे लोगों की क़ुव्वत इस्तेदाद नहीं है कि आप कहीं से कि यहीं ये तो यार जर्मनी का बना हुआ जूता ही ख़रीदो, अभी तो दूसरे मुल्क से नहीं बन के आएगा। तो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरा ख्याल से आने वाले दिनों के अंदर इसके असरात जो हैं काफ़ी तवील अरसे तक, यानी मैंने आपसे कहा ना कि कोविड के बाद जो सारी दुनिया कह रही है कि कोविड के बाद, और ये
ये खात्मा हो गया, ग्लोबलाइजेशन का भी खात्मा हो गया, ये WTO का भी खात्मा है, EU का भी खात्मा है, उस मॉडल तमाम वो मॉडल्स जो कि ये बात इस बात पे खड़े थे कि भाई हम इनके फौजी इत्तेहादी तो छोड़ देना, वो तो एक साइड पे चले गए सारे, यानी अब ये क्वाड भी ख़त्म हो गया, ये ऑकस भी ख़त्म हो गए, ये सारे ख़त्म हो गए ना, ये ऐसे ही ये हवाओं में खलाई किस्म के एक इत्तेहाद थे। नेटो अगर नेटो नहीं है तो फिर बाकियों को तो छोड़ देना आप। अच्छा, तो एक तो ये आलमी सतह पे अब उसके असरात पाकिस्तान पे क्या होंगे, सिक्योरिटी पे क्या असरात होंगे, आप किस तरह मुल्क आगे रिवाइव करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करेंगे। अच्छा जी, हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, और जब भी आप स्ट्रेटजी बनाते हैं, कौम सिक्योरिटी अपनी देखती है तो इकॉनमी को साथ देखती है, सोशल अनरेस्ट को देखते हैं सारे मुल्क, ये अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में ये इस वक्त एक केओस है। अच्छा, और महंगाई का तूफ़ान, और फिर अगर ये चीज़ें बनना बंद हो जाती हैं, फैक्ट्रीज स्लो हो जाती हैं, कई फैक्ट्रियाँ तो बनी इसलिए है ना, यहाँ फैक्ट्री है भाई, काम सुबह शाम होता है क्योंकि हमने बाहर सामान भेजना है, ठीक है ना, हमारे पास आया हुआ बाहर से एक्सपोर्ट का, हमारे पास ऑर्डर्स आए हुए हैं, लेकिन अगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ ही लग गए, दूसरे मुल्क आप भेज नहीं सकते, तो फिर वो फैक्ट्रीज, फिर काम, फिर आहिस्ता आहिस्ता, तो अब उसको कैसे चलाना है मुल्कों ने, कैसे आगे, वो उन मुल्कों का काम है, और साथ उनकी क़यादतों का काम है और आवाम का काम है कि वो कैसे इन बहरानों से निकलते हैं। तो ये तो एक ऐसा है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक सिस्टम जो है पूरा का पूरा ये ऊपर नीचे हो गया है, और इसके असरात जो हैं ये बड़े दूरस होंगे। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो यानी ये भी सारे मामला साथ साथ चल रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हैं वो दूसरे जो मामलात हैं वो भी जान नहीं छोड़ रहे, और वो जान इसलिए नहीं छोड़ रहे कि वो जो हैं वो उनको जान छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सारे। और उसमें से एक जो इशू है जो मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा अमेरिका के अंदर जो है वो इस वक्त प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, और वो एक खातून है लॉरा लूमर। ये लॉरा लूमर जो हैं ये हैं एक राइट विंग की एक खातून है। अच्छा, ये राइट विंग की खातून है, और ये जो हैं ये वहाँ पर 31 साल इनकी एज है, इंतहा पसंद हैं, बिल्कुल राइट विंग की एक्सट्रीम पे बात करती हैं, कभी मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में बात कर देती हैं, कभी ये वो रेस के ऊपर, नस्ल के ऊपर की बात कर देती हैं, कंट्रोवर्शियल हैं बहुत ज़्यादा राइट विंग की, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे इनका बड़ा असर है, और प्रेसिडेंट ट्रंप इनसे बहुत मुतासिर हैं। ये उसके बाद उनके मतलब उनकी मुख्तलिफ कैंपेन्स वगैरह में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट का रोल रहा है। लेकिन बहरहाल हैविंग सेड इट, इशू ये हुआ है कि ये इन्होंने एक लिस्ट पेश की है, ये जो वहाँ का मीडिया कोट कर रहा है, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक लिस्ट पेश की है, और उस लिस्ट में इन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं ये आपके लॉयल नहीं हैं, और उसके नतीजे में बग़ैर कोई वजह बयान किए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ को प्रेसिडेंट ट्रंप ने टिमोथी हॉग जिनका नाम है, उनको अपने ओहदे से हटा दिया है। वो उनके साइबर कमांड को भी हेड कर रहे थे, और इनकी बड़ी रिस्पेक्ट वहाँ पे थी। इनका पूरा जो स्टाफ है वो हिल गया इस बात पे, पूरा जो एक वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का स्टाफ है वो हिल गया है कि अचानक क्या हुआ है। तो पता ही चला है जनाब कि वहाँ पे ये टिमोथी हॉग जो हैं इनको लॉरा लूमर के कहने पे हटाया गया है, और ये स्टोरी जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट की को मैं कोट कर रहा हूँ, 14th नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चीफ जो हैं उनको हटा दिया गया है राइट विंग एक्टिविस्ट के कहने पे। अच्छा, अब बात ये सारी कि सिर्फ उनको नहीं हटाया गया, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के 6 जो ऑफिशियल्स थे उनको हटा दिया गया है, ठीक है, 15th। और ये जो बात है, ये बात अब एसोसिएटेड प्रेस इसको इस तरह से कह रहा है, NSC एडवाइज़र्स को, NSC ऑफिशियल्स को हटा दिया गया है लॉरा लूमर से मिलने के बाद। तो ये जो इश्यूज़ हैं ये वहाँ पे ट्रंप इंतज़ामिया के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगला जो निशाना है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्श खुद हैं। वो जो लिस्ट है गालिबन, वो लिस्ट जो है उसमें नेशनल सिक्योरिटी यानी जैक सलिवन की जगह जो आए माइक वॉल्श, उनका नाम भी
जो है उस फहरिस्त में है। ये इलॉन मस्क को भी निकालना चाहती हैं, और बहुत सारे लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जो मैंने कल भी बात कर रहा था ना मैं, कि आने वाले दिनों में बहुत से लोग यहाँ से और जाते हुए नजर आएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद, जो बड़ा हैरान कौन होगा। तो अगला जो है वो टारगेट उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, यानी क्योंकि उनकी टीम के लोगों को निकाल दिया ना। जब देखें एक आदमी, एक शख्स बैठा है, उसकी टीम के 6 लोग नीचे फायर कर दिए, उसका असिस्टेंट, उसका ये, उसके वो सारे। तो ये उसको एक इंडिकेटर है ना कि भाई तुम भी घर जाओ, जब तुम्हारे लोगों को सब पूरी टीम फायर कर दी है तो तुम भी घर जाओ। तो ये एक तरह से उनको इंडिकेटर भी है, और साथ ही ये है कि उनके ऊपर जो है मुख्तलिफ जुमले और ये और वो उनका सारा। तो ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टीम है, मेगा वाली, एक तो है कि एक तो नारा तो बड़ा पुरकशिश है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसमें एक जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं उन्होंने जो है वो आके ये अपना काम दिखा दिए। और एक जो है साइबर कमांड को भी जो बंदा हेड कर रहा था, 2 इंपॉर्टेंट पोजीशन, साइबर कमांड को हेड कर रहा था और साथ नेशनल सिक्योरिटी को वो देख रहा था, NSC को हेड कर रहा था। तो इन दोनों को ये लारा लूमर साहबा के कहने पे निकाल दिए गए। लिस्ट में और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट मामला यहाँ पे है वो ये है कि जो दिमित्रीव हैं, जो कि पहुँचे हुए हैं, जो कि रशिया के सारा मामला देख रहे हैं और स्टीव विटकॉफ के बड़े करीब हैं, और सारा आप समझें कि उनके जो रशियन फंड को भी देख रहे हैं और सारा। तो वो वहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यानी इसकी अब इस वक्त पे जो अहमियत है उसको हम किसी तरह से भी ख़त्म नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का। उनकी मुलाकात हो गई है, यानी यूक्रेन के ऊपर मामलात हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों, जो मैंने डील थी उस डील पे वो दोनों तैयार हैं, यानी सीज़फायर डील पे। सही। और प्रेसिडेंट पुतिन इंतज़ार कर रहे हैं कि मैंने जो मज़ीद डिमांड्स सामने रखी थी उसमें से कितनी मज़ीद डिमांड्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने मान ली हैं। यानी एक तो देखें ना, नेटो में नहीं आना यूक्रेन ने, ये तो तय हो गया। जो रेयर मिनरल्स का मामला था वो भी तय हो गया। मामला सारा जो था वो ये था कि कंप्लीट उनकी, एक तो ज़ेलेंस्की को साइड पे किया जाए, वहाँ पे UN के अंडर एक गवर्नमेंट आए, और ये कि ब्रिक्स या दूसरे मुल्कों की फ़ौज वहाँ पर आए, अमन फ़ौज, और या ये कि कोई भी ना आए, ठीक है ना, कोई भी ना आए, और उनको भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिए जाए। तो इसमें 2-3 मुतालबात में से हो सकता है 1-2 मान लिए और ट्रंप ने 1-2 नहीं माने हो, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों डील पे तैयार हो गए हैं, और डील में आगे तेज़ी से बढ़ाने जा रहा हूँ। ये एयरफोर्स वन में ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिपोर्टर से की है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं उनकी तरफ से, रशिया की तरफ से ये बात सामने आई है। ये मैं 24 स्लाइड कोट कर रहा हूँ कि ट्रंप के बयान को रशियन मीडिया ने उठाया है, और 24 कि ट्रंप एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस दैट पुतिन एंड ज़ेलेंस्की रेडी फॉर डील ऑन यूक्रेन। अच्छा, इसको फिर RT रशिया से 25 पुतिन एंड ज़ेलेंस्की रेडी टू मेक अ डील, ट्रंप। और फिर यूक्रेन का मीडिया, ट्रंप सेज के ज़ेलेंस्की एंड पुतिन रेडी टू मेक अ डील। अब सवाल यह है कि ये जो डील है ये फिर ये किस तरह से होने जा रही है, ये भी तो इशू है ना। ये किस तरह से होने जा रही है, क्या सारे कोई मुतालबात सारे मान लिए हैं, कुछ रुक गए हैं, क्या हुआ है। और ये CNN ने फिर CNN को इंटरव्यू दिया है, फॉक्स को भी इंटरव्यू दिया है उन्होंने, जो रशिया से गए हुए मेहमान, तो उन्होंने CNN को जो इंटरव्यू दिया, टॉप रशियन नेगोशिएटर सेज के 22 CNN कह रहे हैं US बिजनेसेस वुड बी वेलकम इन रशिया इफ सैंक्शंस वर लिफ्टेड। मतलब खुशामदीद रशिया को, मतलब है कि हम यहाँ के कारोबार, अरे पूरी दुनिया में खपड़ी हुई है वो अमेरिका के लिए, रशिया कह रहा है कारोबार करें। और जो फॉक्स को उन्होंने इंटरव्यू दी है उसमें उन्होंने ये कहा है 21, वो कहते हैं कि ट्रंप टीम स्टॉप World War III, ठीक है। ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के मेन स्ट्रीम मीडिया पे उन्होंने कहा है कि ट्रंप टीम ने World War III को रोक लिया, और उसके नतीजे में जो है ये अब दोबारा से
प्रेसिडेंट ट्रंप उसी में आ रहे हैं कि अब ये देखना है कि कौन सी शराइत, क्योंकि यूरोप में तो इस वक्त ये पूरी दुनिया में तो ये टर्मोइल आ गया ना इसकी वजह से, ये जो टैरिफ्स की वजह से और ये सारा, और चाइना और रशिया और ये सब, रशिया तो अलग है लेकिन चाइना और जो है वो बाकी जो मुल्क हैं पूरी दुनिया के, वो टैरिफ्स की और ये किस तरह से आगे निकलना है हमने इस सूरत हाल से, अच्छा उसमें वो फंसे हुए हैं। लेकिन ये है कि इस दौरान जो है, आप ज़रा वक्फा लें तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ईद के दिनों में बात की थी, उसके बाद भी कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, यानी बहुत, ये जो टूटती बिखरती दुनिया है ना, जिसमें WTO भी गया, ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ चला गया। वो ग्लोबलाइजेशन थी यही कि जी वो जंगें थोड़ी थी, वो थी कि लोग आपस में, हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं ना, एक है ना, सारे आपस में कनेक्ट हैं, मईशतें हैं, एक ही करेंसी है, यूरो है, बगैर ये बर्लिन वॉल के बाद। तो ये यानी जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम और सर जंग के बाद पैदा होने वाले सारे निज़ाम गिर रहे हैं, ये गिर चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है ये तो बर्लिन वॉल के बाद इसने जोर पकड़ा था ना। तो बात ये है कि ये अब आगे कैसे चलना है, डॉलर भी गिर गया, मतलब एक जो है ना बड़ी गैर यकीनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, IMF का वक्त भी पाकिस्तान पहुंच गया है, जो कि पाकिस्तानी हुकाम से फॉलोअप मुज़ाकरात भी करेगा। अच्छा जी, करें, और ये इस जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट एक है, इससे हम निकलें, लेकिन ये तवील उल मुद्दती प्लान नहीं है, क्योंकि ये सारे, मैंने आपसे कहा ना कि ये सारे अदारे ख़त्म हो रहे हैं और ये ग्रेजुअली अब ये तो एज अ वेपन पहले भी यूज़ होता रहा है, IMF और ये और बाकी जो बचा कुचा था वो यहाँ पे सामने आ गया। और इसमें जो है वो 2-3 बातें जो हैं, एक तो मुझे तकलीफ़ हुई, वैसे आज मैंने RSS के उनके दत्ताता हरिया हुसाबल हैं कोई, तो उनका मैं स्टेटमेंट मैंने देखा है, तो मुझे तो समझ से कासिर हूँ मैं कि ये वहाँ पे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कोट कर रहा हूँ, 30th, शुड वी स्टार्ट डिगिंग अप 30,000 मॉस्क्स। अच्छा, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। बात ये सारी कि ये इन्होंने एक बयान इन्होंने दिया कल या परसों, और दूसरी जो बात है वो ये है कि वहाँ पर जो वक्फ के हवाले से आज पहले राज्यसभा से, लोकसभा से उनका पास हो गया, और उसके नतीजे में ये एक मज़हब इस्लाम में एक चीज़ वक्फ है, मतलब वक्फ ये है कि किसी ने दे दिया, किसी को वक्फ कर दिया, मतलब वो जो चीज़ है कि जो वक्फ की है उस चीज़ को फिर आप ना कहीं फ़रोख्त कर सकते हैं, ना कहीं, वो कोई प्रॉपर्टी ना हुकूमत, वो आपने किसी ने वक्फ की है, वो अपनी जायदाद में से किसी ने दे दी है, ठीक है ना, अपनी जायदाद का हिस्सा उसने कहा कि यार ये मेरी बहुत बड़ी ज़मीन थी, इस ज़मीन का एक हिस्सा मैंने वक्फ कर दिया। वो वक्फ करने से मतलब ये है कि वो वहाँ पे कोई मदरसा बने, कोई मस्जिद बने, कोई वहाँ पे यतीम खाना बने, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसके नतीजे में जो है वो मतलब उस शख्स ने की जो ख्वाहिश थी कि ये वक्फ हो जाए, इस काम के लिए वक्फ हो गई। वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि कब्जे किए हुए लोगों ने, वो वक्फ लोगों ने अपनी जायदादें वक्फ की। अब वो जो वक्फ की हुई जगह हैं, उन वक्फ की हुई जगहों में जो है वो 8,72,351 जायदादें हैं जो लोगों ने वक्फ की हैं, ठीक है। वो ये भाई लोगों ने पैसा बनाना होता तो लोग हुकूमत को या किसी प्रॉपर्टी बेच देते और ले लेते पैसा, लोगों ने वक्फ कर दिया कि यहाँ पे ये काम करें आप, ठीक है, वक्फ हो गए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि किसी अदारे को चलाने के लिए किसी ने कहा कि यार ये अदारा आगे कैसे रन करना है, तो साथ हम एक दुकानें भी बना लेते हैं, वहाँ से आमदनी आएगी, वो जो बड़ा कॉमन ही होता है पूरी दुनिया में, तो वहाँ पर ये वक्फ जायदादें हैं। अच्छा, ये जो है ये 9,40,000 एकड़ से ज़्यादा है। अब इनको जो है और 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ से ज़्यादा की जायदाद, अब उन जायदादों के ऊपर जो है वो जो है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट कर ली और उसके नतीजे में वो कानून पास हो गया। अब आज वहाँ पे लोग कांग्रेस में चले गए हैं। अब एक तरह से तो ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया में मौजूद जो लोग हैं। अब आप मसाजिद के बारे में अगर ये बात करेंगे तो जाहिर है कि फिर एक वहाँ पे तनाव पैदा होगा और हो चुका है बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा पोलराइज सोसाइटी है, उसमें वक्फ के मसला इस वक्त लेकर आ गए इस टाइम पे।
तो और साथ ही बातें हो रही हैं कि मसाजिद को शहीद किया जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा, इस तरह की बातें हो रही हैं सारी। तो ये बड़ा तकलीफदेह है मामला। बात सारी ये है कि और इसमें मुख्तलिफ चुनाव में और बाकी जगहों पे जो है वो कलकत्ता में और दिल्ली में कई जगह मुजाहरे भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि ये एक बेवक्त की रागनी होती है ना, जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि इस आप कहेंगे यार ये पूरी सूरत हाल में ये जो दुनिया के हालात हैं इसमें आप क्यों बेचैनी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेचैनी पैदा है, उसे कम करने की कोशिश हो रही है। यानी पाकिस्तान का हर शख्स इस वक्त ये सोच रहा है कि इसको हम बलूचिस्तान की इशू को कैसे रिजॉल्व करें, मुज़ाकरात किन से करने हैं, किन से नहीं करने हैं, कहाँ से BLA कौन है भाई, किधर से फंडिंग हो रही है, क्या मतलब वो शोहदा की बात हो रही है, अटैक्स कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बेचैनी को ख़त्म करने के एक है कि बैठे बैठे एक इशू आप खड़ा कर दें। तो ये वो हुआ है, वक्फ के बिल को उन्होंने यहाँ पे अमेंड कर दिया है और उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में 200 से ज़्यादा जो मेंबर पार्लियामेंट हिंदू उन्होंने इसकी मुखालफत की है, 200 से ज़्यादा इस अमेंडमेंट की। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये बिमस्टेक जो मैं पहले भी बात करता रहा हूँ और मैं दोबारा ही बात कर रहा हूँ कि उसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई ख़त्म, और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये थाईलैंड में हुई, बैंकॉक में, और ये 2 रोज़ जारी रही। ये सार्क तो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। सार्क से इंडिया ने अपने आप को अलग किया, उसके बाद सार्क की हैसियत जो है, वैसे भी सार्क का जो आइडिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो आगे सार्क नहीं चल सका। मेरा ख्याल से चलना चाहिए, पाकिस्तान में लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये आगे चले सार्क, लेकिन ये कि वो नहीं चल सका, आगे चलें जी। तो फिर अब ये चूँकि जनूबी एशिया के मुल्क आपस में नहीं मिल सके, तो फिर ये बना कि जी इसमें जो है वो एक पहले तो लुक ईस्ट पॉलिसी थी 90s में, कल भी उस पर बात मैंने की थी, आज मैं दोबारा बात कर रहा हूँ कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी इंडिया में 90s के अंदर में, और नरसिम्हा राव जी और उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, और वो लुक ईस्ट थी। लेकिन अब जो 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको एक्ट ईस्ट कर दिया कि करो एक्ट ईस्ट। अब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये जो इतिहाद होते हैं ना, उनके अमूमन ये होता है कि शुरू के 1-2 अल्फाज से आइडिया हो जाता है कि आगे क्या है। मतलब नेटो, तो आप शुरू में ही 2 पढ़ेंगे, नॉर्थ जो है वो अटलांटिक, तो आप कहेंगे अच्छा जी ये इस तरह का कोई इतिहाद होगा। तो इसी तरह से आप अगर ये बिम्स्टेक को आप छोड़ दें तो शुरू में आप रहें तो वो बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल जो है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है, स्ट्रेटेजिक उसकी अहमियत आने वाले सालों में और अभी से बढ़ती जा रही है। और बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड ये फोरम है, यानी वो मुल्क जो कि बे ऑफ बंगाल के साथ जिनकी अगर आप जोग्राफी देखें तो बे ऑफ बंगाल के साहिल हैं जो बे ऑफ बंगाल के, तो वो जो मुल्क हैं उनकी ये तंजीम बन गई। अच्छा, अब ये इशू है कि उसका इजलास जो है वो हुआ थाईलैंड में इस साल में, थाईलैंड में 2 साल के लिए वो चला गया। अब बांग्लादेश 2 साल तक इसकी बिम्स्टेक इसको देखेगा। लेकिन इशू ये हुआ है कि जो एक्ट ईस्ट है वो तो ख़त्म हो गया। वहाँ वो एक्ट ईस्ट में अरसे से ये बात डिस्कस हो रही है कि ये मणिपुर के और बांग्लादेश और म्यांमार के मसले सारे के सारे वो हल होने चाहिए। अब वो वहाँ पे हल नहीं हो पा रहा है, जिसके नतीजे में ये बात मैंने कल भी की थी और मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो आप ये देखें कि एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली से हनोई वियतनाम तक, दिल्ली कहाँ वियतनाम, यहाँ के प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए थे। $2 बिलियन उसके लिए शुरू में एलोकेट किए गए थे, तो वो जो है वो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर जो है वो काम नहीं हुआ। और बे ऑफ बंगाल जो है ये इसकी देखें, समंदर जो है ना 90% तिजारत समंदरों से हो रही है और 80% उन समंदरों में से बहरीन से हो रही है। और इसीलिए ये एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक की जो है, पहले एशिया पैसिफिक था फिर इंडो पैसिफिक, इंडो में बढ़ गया बहुत ज़्यादा, मतलब है कि 2 समंदर आ गए ना, मतलब इंडो पैसिफिक में इंडो यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक यानी पैसिफिक ओशन साथ आ गया, तो इंडो पैसिफिक से वो फिर आप लगाएं, इसको स्टार्ट करें अफ्रीका से। और अगर ये हम मैप भी देखें तो इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये अगर हम देखें 6th मैप, तो इसमें बड़ी क्लैरिटी से नज़र आता है आपको कि फ़र्क क्या है इंडो पैसिफिक में और एशिया तो एशिया पैसिफिक तो कन्फाइंड था ना, वो एशिया पैसिफिक था जो कि
हमें एक येलो कलर के दायरे में नज़र आ रहा है, वो एशिया पैसिफिक है। एशिया पैसिफिक वो है जो कि पैसिफिक तक है और एशिया पैसिफिक, लेकिन जब इसमें इंडो ऐड हो गया तो ये चला गया आगे जाके ये अफ्रीका तक, कि इंडियन ओशन आगे फैल गया, उसमें फिर बहुत आगे बढ़ता। अच्छा, तो अब इसमें ये है जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें फिर अब बे ऑफ बंगाल पर आ जाएं तो एक तो वो ख़त्म हो गया मामला कि जिसमें वो सारे के सारे, क्योंकि म्यांमार से ही गुजर के सारे जाने, तो म्यांमार से थाईलैंड तक का जो सिलसिला सारा शुरू था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और ये जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था जो कि बुनियादी तौर पे कलकत्ता से सितवी से उसने जाना था आगे मिज़ोरम, तो वो भी नहीं चल पा रहा क्योंकि ये म्यांमार के थ्रू, म्यांमार में जो भी कुछ जितने प्रोजेक्ट हैं एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट के, वो सारे म्यांमार से गुजरते हैं। और म्यांमार के अंदर वहाँ राखीन स्टेट और चीन स्टेट और फिर जो सूरत हाल बनी हुई है मणिपुर की सारी, ये सारे, तो वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे देखें इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे, लेकिन वो मुल्क जो हैं वो ज़ाहिर है। और फिर अब ये जो टैरिफ्स आए हैं उसके बाद एक नई वहाँ पे जियोपॉलिटिक्स जन्म लेगी, तो वो भी सारा का सारा मेरा ख्याल है मामला वो वहाँ पे उनका ठीक नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात हुई है डॉक्टर यूनुस के साथ, अब इनकी जो मुलाकात हुई है उस मुलाकात में पहले तो खाना रात को, कल जो हमने जिक्र किया था कि खाना खाया, फिर आज मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वो जो डॉक्टर यूनुस की तरफ से बात हुई थी कि जी डॉक्टर यूनुस ने कहा था ये 7 सिस्टर्स वाला, उसका जिक्र ही नहीं, ना उसका कहीं जिक्र है, ना उसका कोई दूर दूर तक किसी अलामी, ना कोई बात ही नहीं की कि जी आपने ये 7 सिस्टर्स की बात की है। रिकग्नाइज़ कर लिया डॉक्टर यूनुस को और उनको ये रिकग्नाइज ही करना था। लेकिन जो हैरान कुन बात है वो ये है कि अब मैं मीडिया उन्हीं का कोट कर रहा हूँ, इंडिया टुडे, कि डॉक्टर यूनुस ने वहाँ पे बात की कि शेख हसीना को हमारे वाले किया जाए। इंडिया टुडे 34। मैंने कहा मैं उनके ही मीडिया को कोट कर रहा हूँ कि उनके पहली मुलाकात में डॉक्टर यूनुस कह रहे हैं कि हमारे हवाले किया जाए हसीना वाजिद को, ठीक है, कोट इंडिया टुडे। दूसरी जो बात है ये बांग्लादेश का मीडिया, द डेली स्टार 36, यूनुस मोदी मीटिंग डिस्कसेस हसीना's एक्सट्रेडिशन, हसीना वाजिद का हवाले किया जाए, ठीक है। उसके बाद ढाका ट्रिब्यून 37, हसीना एक्सट्रेडिशन, बॉर्डर रिवर इश्यूज फीचर इन यूनुस मोदी टॉक्स। बात यह है कि मुझे नहीं समझ में आता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो बाज़ दफ़ा वो अपने मुल्क में तो जो बात करते हैं वो सामने जब जाते हैं तो बात, मतलब इतना शोर शराबा जो हो रहा होता है मीडिया में, एक हंगामा ये वो सारा तो होता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके वहाँ पे कोई बात करेंगे, वो चाइना का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, अब इशू ये है कि फिर उन्होंने क्या बात की, 38 द स्टार, इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू पीपल सेंट्रिक रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। हम पब्लिक टू पब्लिक राब्ता है, ठीक है, ये मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहे हैं हम, कमिटेड पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, अवाम के साथ हमारा राब्ता है। 39th डेली स्टार, इंडिया डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर पार्टी इन इंडिया बांग्लादेश, अवाम से हमारा ताल्लुक है, कोई पार्टी आती जाती है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे। और डॉक्टर यूनुस जो है उनके साथ डिस्कस हो रहा है हसीना वाजिद साहिबा की एक्सट्रेडिशन कैसे होनी है। अच्छा, इसमें जो है, अच्छा इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल कल भी मैंने बात की थी, एक तो वो कालादान वाला है, फिर दूसरी बात ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये भी म्यांमार से गुजरता है, तो इसका भी अब म्यांमार में भी प्रॉब्लम, मतलब म्यांमार और बांग्लादेश ये तो सारे जो हैं ये एक प्रॉब्लम में है सारे प्रोजेक्ट्स। और इस दौरान जो यानी एक ऐसी बात होती है ना कि आप कहें कि जी बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश ने जवाब दे दिया इंडिया को, ठीक है ना, इंडिया ने मतलब बांग्लादेश ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर से आना, बांग्लादेश इस वक्त ऊपर से आया हुआ है, इंडिया के ऊपर से आने से कहते हैं ना कि वो एक हैवी हैंड, यानी उन्होंने पहले 7 सिस्टर्स की बात की, चाइना के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने इंडिपेंडेंट बिल्कुल अपनी पॉलिसी इख्तियार की, वहाँ पर प्रॉपर इनकलाब आया और ऐसा इनकलाब आया जो कि मोरूसी सियासत के खिलाफ है। ये मैं बात दोबारा उन्होंने नहीं माना उनकी यूथ ने कि मोरूसी सियासत जो है उन्होंने उसको चलता कर दिया।
और वहाँ पे एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जन्म लेगा, ठीक है, और उसमें इलेक्शंस होंगे, कैसे होगा, वो स्टूडेंट्स आएंगे, वो उनके यंग एक आप समझे लीडरशिप उभर के सामने आ गई है बांग्लादेश में। वो लीडरशिप उभर के सामने आ गई जो अमेरिका अवार्ड दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसको अमेरिका अवार्ड दे रहा है स्टेट डिपार्टमेंट। अब इशू ये है कि ये इन्होंने ना तो वहाँ पर बात की है कि 7 सिस्टर्स वाली प्रोजेक्ट सारे हट हो गए हैं। बे ऑफ बंगाल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश के जो हैं, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम बांग्लादेश गार्डियन हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कुछ छोटा सा, उन्होंने कहा हम गार्डियन हैं इसके, हम ये पूरा जो बे ऑफ बंगाल है हम इसको मतलब हम हावी ऊपर मतलब ये हमारा है बे ऑफ बंगाल। ये छोड़ दें, 2 बंदरगाहें इधर हैं, आपके पास क्या था, मतलब बे ऑफ बंगाल, उसका नाम क्या है, बंगाल। तो ये बे ऑफ बंगाल है। तो ये मेरा ख्याल है एक और इत्तेहाद जो है ये अब इसमें हावी बड़ी फोर्स अगर होगी इसमें, तो इसमें बांग्लादेश या वो ममालिक जो कि म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल से उनकी कोई अच्छी ताल्लुकात नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वहाँ जो गवर्नमेंट आई है, तो ये सारी अपने अगर स्ट्रेटेजिकली इनको देखें रीजन के मामलात को, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप ये जो मुसलमानों की जायदादें हैं यहाँ पे नज़र रखें और यहाँ पे बातें करें कि हम यहाँ पे मसाजिद को ये करेंगे। और वैसे तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ी एक अफसोसनाक बात है। आज वहाँ पर सीज़ फायर नहीं हुआ, लेकिन 2 शख्सियात के दरमियान आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पे। ईरान के सदर मसूद पशेयां, गज़ा में जो है वो मामलात वैसे ही हैं, देखते हैं कि क्या होना है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे होगा, वरना ये पूरा रीजन भी बॉयल कर जाएगा, ये मशरिक़ वस्ता से लेके। ईरान के सदर की सऊदी अरेबिया के वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सुलेमान से टेलीफोन पे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और इसमें अब बहुत कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से। इस पर कल हम बात करेंगे कि वहाँ से अब देखें ना, स्टीव विटकॉफ से मुलाकात हुई है, रशिया, ये यूक्रेन के क्या मामला तय होने जा रहे हैं। पहले अगर यूक्रेन के मामला अगर तय हो गए, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि डील होने जा रही है, दोबारा कहा है उन्होंने, पहले तो कहा था डेड हो गई ये डील, ये सारा उन्होंने दोबारा हो गई है, तो वो मजीद कोई मुतालबा ऐसा है जो मान लिया है। और क्या उसके नतीजे में फौरी तौर पर अगर वो डील हो जाती है, अगर वो माहिदा तय हो जाता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है दोबारा, ठीक है, और उनके जो एनवॉय थे वो भी मीडिया पे मुसलसल कह रहे हैं कि प्रोग्रेस आगे हुई है और आगे बात बढ़ रही है, और CNN पे भी, CNN पे बैठे हुए हैं, और रशिया CNN पे बैठा हुआ है। और ये जो माइक वॉल्स के ऊपर हटाने की बात चल रही है ना, ये वहीं जो रशिया के खिलाफ थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो रशिया के खिलाफ थे, यूक्रेन के साथ थे। तो इनको वो जो लारा लूमर हैं, उन्होंने कहा है कि ये बागी गद्दार है, ये लॉयल नहीं है आपका, क्योंकि ये तो यूक्रेन के साथ मिला हुआ था, ये तो हम तो रशिया के साथ हैं। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि रशिया के लोग CNN पे और फॉक्स पे बैठे हुए हैं, और वो जो हैं वो वहाँ पे कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ट्रम्प साहब ने तो 3rd वर्ल्ड वॉर रोक दी। तो बड़ा एक आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग नए सिस्टम्स सामने आ रहे हैं। टूटती बिखरती दुनिया में आगे किस तरह से तामीर होनी है, तो देखते हैं कैसे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ये आज नेशनल एक्शन प्लान का जब जिक्र आता है ना, ये नेशनल एक्शन प्लान, तो वहाँ पर मैं तो दुआ करता हूँ कि इसके 20 नुकात हैं या इसके 19 हैं या 18 हैं या जो भी रिवाइज्ड है, पुराना है, नया है, उसको सामने रख के अगर हम सिद्ध के दिल से जोर लगा दें, ठीक है, ये नहीं कि हम कोई 100% है, उसमें से 80% 70% भी हम अचीव कर लें, तो ये सारे हम जितने भी मसाइल हैं उनसे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।